हाय एवरीवन। आज मैं आपको गाड़ी से रिलेटेड इतने काम की चीजें बता रहा हूँ, या तो आपको नहीं पता थी या फिर कंफ्यूज थे, और अगर पता थी तो फिर गलत पता थी। तो नंबर वन चीज, पॉइंट पे आते हैं। आजकल की गाड़ियों में ब्रेक इन पीरियड की जरूरत नहीं है। वो वक्त गया जब नई गाड़ी लेकर आते थे, 40-50 की स्पीड तक चलानी है, 60-70 तक एक बार इसका इंजन ऑयल चेंज हो जाए, या 5,000 किलोमीटर तक धीरे चलानी है। वो वक्त गया। आज के इंजन बहुत मॉडर्न है, उनको इस ब्रेक इन पीरियड की जरूरत नहीं है। बहुत ही समझदार इंजन आजकल आ गए हैं, तो उनको इतना बेबी शोना पैम्पर करने की जरूरत नहीं है। यस, आपको रेड लाइनिंग भी नहीं करनी है। मान लो पेट्रोल इंजन है तो 6,000 आरपीएम पे गियर चेंज कर रहे हो सारे के सारे, वो भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं डालना है इंजन पे, लेकिन इतना भी नहीं है कि 100-120 तक नहीं चला सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी गाड़ी को पुश कर सकते हो। आप अपनी गाड़ी के साथ फेमिलियर होना जरूरी है कि कब आपकी गाड़ी पे कितनी स्पीड पे क्या कंट्रोल है आपका, कैसी वो परफॉर्म करती है, तो आपके उसके अच्छे बुरे पॉइंट्स पता चल जाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप उस गाड़ी को हैंडल करते हो। तो इन शॉर्ट इसका मैं कंक्लूजन दे देता हूँ, 100-120 तक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेड लाइनिंग मत करो। और इतना पैम्पर करने की इंजन को जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल के टाइम पे बहुत समझदार इंजन, और इंजन को रमा करना जरूरी है। एक इंजन जो बहुत रमा कर दिया उसको पहले ही, मान लो अर्ली स्टेज में 2-4 हजार किलोमीटर के अंदर, तो वो परफॉर्म भी खुल के करता है और माइलेज अच्छी देता है। ऐसा मत सोचो कि जो इंजन को बहुत ज्यादा रगड़ दिया वो फिर माइलेज नहीं देता है। उसको अगर तरीके से चलाओगे तो माइलेज देता है वो। अगली चीज, ऑटोमेटिक गाड़ी तो ले ली, अब गाड़ी मेरी बैटरी डेड हो गई, अब मैं गाड़ी को स्टार्ट कैसे करूँ? तो धक्का मार के स्टार्ट कर लें। थोड़े दिन पहले मैंने स्टोरी डाली तो लोगों के वेग कमेंट आ रहे उसके ऊपर कि ऐसा काम करो, गाड़ी को न्यूट्रल में धक्का दो, ऑटोमेटिक गाड़ी को, और अचानक से डी में शिफ्ट कर दो, स्टार्ट हो जाएगी। अरे कैसे हो जाएगी? डी में स्टार्ट करोगे तो ब्रेक पैडल नहीं दबाना पड़ेगा, ब्रेक पैडल दबाओगे तो मोमेंटम खत्म गाड़ी का, और ऐसे शिफ्ट होगी भी नहीं। डी में वैसे धक्का नहीं मार सकते क्योंकि गाड़ी आगे मूव ही नहीं करेगी। तो इन शॉर्ट, ऑटोमेटिक गाड़ी को पुश स्टार्ट नहीं किया जा सकता, अनलाइक मैनुअल कार्स। ऑटोमेटिक गाड़ी को खाली जंप स्टार्ट किया जा सकता है, जंपर केबल्स के थ्रू, किसी और गाड़ी के बैटरी के थ्रू उसको चार्ज करना पड़ेगा, यानी स्टार्ट करना पड़ेगा। धक्का मार के तो आप नहीं कर सकते। जैसे अपनी लाइफ के धक्के नहीं लगाए जा रहे हैं, वैसे ऑटोमेटिक गाड़ी को भी धक्के नहीं लगाए जा सकते। अगला इंपॉर्टेंट, कूलेंट में वाटर मिक्स क्यों करते हैं? कूलेंट का एक और सवाल है कि अलग अलग कलर्स के कूलेंट क्यों आते हैं, वो भी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले पानी क्यों मिक्स करते हैं? पानी इसलिए करते हैं, कूलेंट अगर आपने 100% ओरिजिनल कूलेंट, ओरिजिनल मतलब पूरा पूरा कूलेंट ही डाल दिया विदाउट एनी डाइल्यूशन, तो उसमें क्या होता है, वो हीट तो कंडक्ट कर लेगा अपने अंदर, उसके अंदर से हीट वापस नहीं निकल पाएगी। कूलेंट अगर आपको तरीका नहीं पता है तो देसी लैंग्वेज में बता देता हूँ। इंजन जो सिलेंडर्स होते हैं उसके आसपास वो मूव करता है, इंजन की हीट को अपने अंदर ले लेगा, रेडिएटर फैन के आगे घूमेगा, कंडेंसर के थ्रू ठंडा हो जाएगा, फिर से घूमेगा। तो वो हीट तो अपने अंदर ले लेगा, हीट को निकाल नहीं पाएगा, इसलिए उसमें पानी मिक्स करते हैं। पानी बहुत ही अच्छा ऐसा एक चीज है कि हीट को ले भी लेता है, जल्दी डिसिपेट भी कर देता है। तो हीट जैसे उसके अंदर आएगी पानी में, निकाल भी देगा, वापस ठंडा गर्म होता रहेगा। बहुत अच्छा से परफॉर्म करता है। एक सही रेशियो होता है 70% कूलेंट, 30% वाटर, या 50-50 भी कई बार केसेस में चल जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट का लेवल नीचे चला गया है, पानी मिला सकते हो, लेकिन ढंग की आरओ का मिला देना, नॉर्मल टैप का तो मत डालना। ठीक है, तो ये है कि पानी इसलिए मिक्स करते हैं। ये अलग अलग कलर्स के क्यों आ रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑल द मैं टेक्निकल गाय, बट स्टिल मैं आपको आपके तरीके से बता देता हूँ। आमतौर पे आपने सब गाड़ियों में किस कलर का देखा है? लाइट ग्रीन। आप क्लिप भी यहाँ पे देख रहे होगे, लाइट ग्रीन कलर का कूलेंट लगभग सब गाड़ियों में था। आजकल तो पता नहीं क्या चोचले हैं, क्या कोई डिजाइनर लड़की है कि पिंक भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, येलो, टर्कोइज, पता नहीं तो क्या क्या कलर्स आ गए। तो ये कलर्स डिफ्रेंशिएशन क्यों? I80 जो ग्रीन कलर का कूलेंट लगभग मारुति की गाड़ियों में तो मैंने देखा है। कुछ लोग बोल देते हैं कि डीजल कार्स में वो आता है पिंक कलर का, पेट्रोल में ग्रीन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्रीन कलर का है वो I80 बेस्ड है, इनऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी। अब इसकी क्या है कि स्पेसिफिकेशन ये थोड़े टाइम तक चलता है, इसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है, 20-30 हजार किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर पे, यानी जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा, या फिर कोई एक टाइम लिमिट है। इसका लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं है। वहीं जो दूसरे पिंक कलर के हो गए, ब्लू कलर, ऑरेंज, येलो, जो भी है, ये OAT बेस्ड है, ऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी। अब इनका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छे तरीके से हीट को मान लो ये कंडक्ट करते हैं, और इनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा है। ज्यादा अच्छे से जो आपके इंजन के इंटरनल पार्ट्स है, रेडिएटर के, पाइप्स के, इनको कोरोजन होने से बचाते दोनों ही है। इनका थोड़ा सा क्वालिटी ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा अच्छे तरीके से ये हैंडल करते हैं हीट को, और लाइफ भी इंजन की बढ़ा देते, क्योंकि करोड नहीं होने देते, क्योंकि पानी मिक्स होता है ना, तो उससे इंजन के पार्ट्स को ही बचाते हैं, और रेडिएटर के जो भी पाइप्स है। तो एक तरीके से जो ये बाकी जो कलर्ड जो भी चीजें हैं, इनकी लाइफ ज्यादा होती है। अगला, सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, सर्दी हो चाहे गर्मी,
सर्कुलेशन हो रहा है, चलो 15 सेकंड तक रुकते हैं, जैसे ही आरपीएम की नीडल डाउन आई, मान लो 700-800 आरपीएम के आसपास, फिर भगाने लग जाते हैं। ऑयल सर्कुलेशन हो रहा है वहां पे, इंजन वार्म अप नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जिम में घुसे, थोड़ी देर डायनेमिक स्ट्रेचिंग करी और उठा दी डेडलिफ्ट 150 किलो, ऐसा नहीं होता है। पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग होते हैं, फिर थोड़ा वार्म अप सेट्स होते हैं कम वेट के साथ, तब आप अपने वर्किंग सेट्स पे जाते हो, है ना, ऐसा ना। इंजन में वही होता है, जो शुरू के 15-20 सेकंड में आरपीएम की नीडल डाउन आती है, उसमें खाली इंजन के अंदर ऑयल सर्कुलेट हो रहा है, वार्म अप नहीं हुआ है, इंजन गर्म नहीं हुआ है। उसके लिए गाड़ी को थोड़ी देर कम स्पीड पे चलाना पड़ता है, कम मतलब 20-30-40-50, हाई रैव नहीं करना, हाई आरपीएम पे नहीं खींचना। 5-10 मिनट नॉर्मल चलाओ, फिर खींचनी है खींच सकते हो। आप कह रहे हो कि 10 मिनट गाड़ी को स्टार्ट छोड़ देते हैं, नुकसान है उसका उल्टा। आइडलिंग पे छोड़ने का फायदा ही कोई नहीं है। पुराने डीजल इंजन होते थे कमांडर, टाटा 407 की, स्टार्ट ही छोड़ दे रहे हैं गर्म, ऐसा नहीं होता भाई, गाड़ी चलने पे गर्म होती है, ना कि खड़ी रहने पे। अगला एक बहुत सारे डाउट्स है। रिसेंटली मैंने इंस्टा पे, यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन डाले कि सारे अपने अपने ना डाउट्स लिख दो कमेंट सेक्शन में, मैं सब पे वीडियो बनाऊंगा आपके नाम के साथ। तो ऐसा है कि बहुत लेंदी डाउट्स आ गए जिस पे सेपरेट वीडियो बन सकती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव था, कुछ छोटे छोटे डाउट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको नहीं पता है, कुछ मिथ है, वो दूर हो जाएगी, बहुत ही छोटे छोटे, उनके ऊपर डिटेल में वीडियो मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब एक ऐसा डाउट है, डीपीएफ फिल्टर, शर्विल खान ने मुझसे पूछा था, और उनकी तरह काफी लोगों को डाउट्स भी होंगे डीपीएफ फिल्टर क्या होता है। तो 2-3 मिनट मेरे को इस टॉपिक को समझाने में लगेंगे, जितना हो सकेगा आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, तो सुनो आराम से। DPF स्टैंड्स फॉर डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। BS6 जितने भी डीजल कार्स हैं उनमें ये आता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इंजन में जहां से मान लो एग्जॉस्ट गैसेस निकलना शुरू होती हैं, उसके बाद ये लगता है कैटेलिटिक कन्वर्टर से पहले, वहां पे लगेगा DPF फिल्टर, ठीक है, खाली डीजल कार्स में। अब ये क्या करता है, एग्जॉस्ट गैसेस निकली, बहुत हार्मफुल एलिमेंट्स उनके अंदर होते हैं, ये उनको अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, आगे कैटेलिटिक कन्वर्टर में नहीं जाने देगा, एंड सो ऑन, एनवायरनमेंट के अंदर ये नहीं जाने देगा। बहुत हार्मफुल आपके ब्रीदिंग के लिए होते हैं ओवर द टाइम, मतलब अच्छा नहीं है यार, इसीलिए वो DPF फिल्टर को लगाया गया था, कैटेलिटिक कन्वर्टर को भी बचा लेगा। अब इसकी एक लिमिटेशन है भाई, आधा लीटर की एक बोतल है, उसमें आधा लीटर ही लिक्विड आएगा, उसके बाद वो भर जाएगी और उसके अंदर और नहीं डाल पाओगे। DPF फिल्टर का यही है, एक टाइम के बाद वो चोक हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी पूरी, फिर गाड़ी आगे नहीं भागेगी। जैसा आपने बताया भी था कि वो स्कॉर्पियन 20 की स्पीड से ऊपर नहीं चल रही थी। ये पुरानी फिल्मों में आप नहीं देखते थे कि साइलेंसर में केला डाल दिया, किसी ने डंडा डाल दिया, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, चल नहीं रही है। अब आप खाते जा रहे हो, स्टूल पास नहीं कर रहे हो, तो आपका नीमा करना पड़ेगा। वैसे ही जब DPF चौक हो जाता है, उसकी क्लीनिंग करनी जरूरी होती है, ठीक है। पूरा भर गया तो गैसेस को पास ही नहीं करेगा, इंजन के अंदर पूरा बैक प्रेशर वो मार रहा है, तो मान लो फ्रेश चार्ज तो बर्न होगा नहीं, तो गाड़ी चलेगी कैसे। अब DPF फिल्टर खुद से खुद को साफ कर लेता है, रीजनरेशन क्लीनिंग उसका एक प्रोसेस है, रीजनरेशन वो करता है। वो क्या करता है, जब आप डीजल कार्स को खड़ी करके जब ऐसा रैव करोगे ना, तो उसमें जब तेज प्रेशर से एग्जॉस्ट गैसेज जाएंगी, तो वो खुद से क्लीन करता है, वो डस्ट उसके अंदर से निकलना शुरू कर देती है। इस तरीके से DPF फिल्टर खुद को भी क्लीन कर लेता है, लेकिन एक ऐसी लिमिट आती है कि वो नहीं करेगा खुद को साफ, उसके बाद उसकी खोल के क्लीनिंग करनी पड़ेगी। अब ये चोक क्यों हो जाता है, इतनी जल्दी क्यों हो जाता है, खराब इंजन ऑयल यूज कर लिया, खराब आपने फ्यूल, खराब क्वालिटी का फ्यूल गलती से गाड़ी में चला गया। एक तीसरा कारण आपकी वजह से होता है, जैसे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, आइडलिंग पे गाड़ी है, यानी मेरी गाड़ी स्टार्ट है, मैंने एसी चला रखी है, ठीक है। अब धीरे धीरे एग्जॉस्ट गैसेस DPF में इकट्ठा हो रही हैं, ठीक है। गाड़ी मान लो मैंने 1 घंटे तक स्टार्ट रखी, उसके अंदर वो एग्जॉस्ट गैसेस इकट्ठी हो गई। क्लीनिंग का क्या तरीका बताया था, जब तेज प्रेशर से उसमें एग्जॉस्ट गैसेस जाएंगी, जब मैं रैव करूंगा। अब आइडलिंग पे खड़ी है, रैव तो कर नहीं रहा, तो जो सूट्स है, जो उसके अंदर हार्मफुल एलिमेंट है, इकट्ठे हो रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं। आइडलिंग पे रेस कौन देता है, कोई नहीं देता, तो क्लीनिंग कैसे होगी। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा गाड़ी खड़ी करी तो उसका DPF चोक हो गया, ऐसा नहीं है, बट इट्स इफ यू डू इट फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, कि बहुत ज्यादा आइडलिंग पे गाड़ी खड़ी रहती है, उसका DPF जल्दी चोक होता है। तो आइडलिंग पे ज्यादा गाड़ी को ना रखो कि 1-1, 2-2 घंटे गाड़ी में एसी चला के बैठे, इमरजेंसी है तो अलग बात है, बट ये सीन है DPF फिल्टर का, ठीक है। महंगा पड़ता है, जल्दी जल्दी चेंज नहीं करवाना होता, क्लीनिंग जरूरी है, प्रिकॉशंस बरतो तो चोक नहीं होगा, ठीक है। अगला यार ये था, अगर चलती गाड़ी में गाड़ी की बैटरी हटा दी जाए, देखो चलती ड्राइविंग के टाइम पे तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन अगर वायर्स उसकी डिस्कनेक्ट होगी तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी, गाड़ी के सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे, मेनली स्टीयरिंग एंड ब्रेक काम करना बंद कर देंगे, सब चलता रहेगा। मैंने अपनी ब्रेजा पे किया था, और खड़ी गाड़ी में गाड़ी स्टार्ट करके बैटरी के दोनों टर्मिनल हटा दिए, गाड़ी के सारे फंक्शंस एज इट इज काम कर रहे थे, सब कुछ मक्खन। लेकिन
मेरे पास एक कमेंट आया, उन्होंने बताया कि उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया था कि जब वो अपनी गाड़ी को 100-110 की स्पीड पे क्रूज कर रहे थे तो उनकी गाड़ी का टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो गया एंड उनका स्टीयरिंग हार्ड हो गया, ब्रेक्स काम नहीं करे, जैसे तैसे करके उन्होंने गाड़ी कंट्रोल करी। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, जब मेरे पास ऑल्टो K10 हुआ करती थी, चलती गाड़ी की बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, गाड़ी बंद पड़ गई, रुक गई गाड़ी, ठीक है। तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया ब्रेजा के साथ कि सब ठीक काम कर रहा है, फिर वो अलग कैसे हुआ। तो देखो मेरी अजम्पशन ये है, अजम्पशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। खड़ी गाड़ी में नहीं कोई दिक्कत आएगी, चलती गाड़ी में हो जाता है, बैटरी अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है, आपके मान लो केबल सट गए, वहां से लूज हो गया, तो अगर आपका ऑल्टरनेटर फंक्शन में आ जाएगा और अगर वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो गाड़ी बंद पड़ सकती है। बैटरी हटी, ऑल्टरनेटर पे लोड आ गया, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो गाड़ी बंद पड़ेगी। एक और रीजन ये हो सकता है कि अचानक से वोल्टेज में डिफरेंस आ जाएगा। अभी तक बैटरी लगातार एक प्रॉपर करंट दे रही थी, अभी ऑल्टरनेटर पे आ गया तो शायद वोल्टेज का कुछ ऐसा डिफरेंस आएगा जिसकी वजह से गाड़ी अपने सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको एक बार के लिए बंद कर देगी। ये एक रीजन हो सकता है। तो मेक श्योर आपकी गाड़ी के टर्मिनल्स हमेशा टाइट रहें। और अब मेरा मानना है कि चलती गाड़ी में अगर बैटरी के डिस्कनेक्ट हो रहे हैं व्हेन द कार इज मूविंग, तो गाड़ी शायद बंद पड़ जाएगी और आपके ब्रेक्स, स्टीयरिंग इस केस में शायद फंक्शनल ना भी रहें। स्टीयरिंग लॉक तो नहीं होगा चाबी वाला, क्योंकि लॉक तो तब होता है जब चाबी निकाल लेते हो। पुश वाला अगर है गाड़ी, पुश बटन वाली है, तो उसका स्टीयरिंग तब लॉक होता है जब बंद करके जब दरवाजा खोलते हो तब लॉक होता है। तो स्टीयरिंग लॉक नहीं होगा, हार्ड जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं एकदम टाइटली रहें। अगला ये देखो, अलाइनमेंट 300 रुपए के पीछे आप मान लो कंजूसी कर लेते हो, अलाइनमेंट नहीं करवाते। अलाइनमेंट अगर नहीं कराते हो, सबसे पहले आपके टायर का सत्यानाश, ठीक है। 20-25 हज़ार, 30 हज़ार डिपेंडिंग अपॉन द कार ना हो, तो वो नुकसान हो गया। उसके बाद सस्पेंशन पे दिक्कत आती है क्योंकि एंगल्स चेंज हो गए, अननेसेसरी स्ट्रेन एंड लोड उसके ऊपर आता है। फिर स्टीयरिंग में दिक्कत, फिर जो बुशेज हैं आपके लिंक रोड्स हैं उन पे दिक्कत टाइम के साथ आती रहती है अगर नहीं ध्यान देते हो। तो 300-400 जो भी आपका खर्चा आता है अलाइनमेंट का, कराया करो टाइम टू टाइम, वरना बहुत ही महंगी पड़ती है अलाइनमेंट। इस चीज की तरफ आप ध्यान दिया करो यार। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मेरी समझ के अकॉर्डिंग मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आगे भी और जितने भी सवाल बचे हैं उन पे सेपरेट वीडियोस बन सकती हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया, अगर आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है, आपको लगता नहीं ऐसा नहीं वैसा है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर आप करेक्ट कर सकते हो। उस पर सोच विचार किया जाएगा। तो अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिए एंड टेल मी ये वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कर लो, टेक्निकल स्टफ आता रहेगा, आपके फीडबैक के ऊपर है। अगर टेक्निकल चीजें ज्यादा नहीं देखोगे तो मैं बनाऊंगा भी नहीं। तो बताओ मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, नॉलेज है, शेयर करना है बस मेरे को, लेकिन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आप जिस चीज को नहीं देखोगे उसको मैं बनाते जा रहा हूँ, क्या फायदा है ना? कोई फायदा नहीं, यूजलेस होगा। लाइक कर दो अगर पसंद आई है तो, शेयर कर दो। सब्सक्राइब तो कर रखा है, नहीं करा है तो कर दो। बेल आइकन जरूर दबाओ यार, बेल आइकन ऐसे जैसे ऐसे दबाओ यार, क्योंकि नोटिफिकेशन जाना जरूरी है, वरना मेरा वीडियो बनाना वेस्ट है। आप जो सब्सक्राइब किए हुए हो उन्हीं को वीडियो नहीं जा रही तो नए लोगों को कैसे जाएगी? तो करो जो भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।